बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, वैसे तो वर्ल्ड बैंक की एडवाइजरी जो आती है उनको हम ज़्यादा सीरियस नहीं ले लेते, लेकिन हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पीपल्स पार्टी ने सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए हज़ारों घर बनाए, उसमें वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा था। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। एंड वर्ल्ड बैंक हमें पिछली बार ये बता कर गया था कि हर साल 30 लाख नौकरियां पैदा ना की और 10 सालों में 3 करोड़ नौकरियां ना पैदा की तो नौजवान ज़ाया हो जाएंगे। अब वर्ल्ड बैंक ने एक और एडवाइजरी दे दिया, आपके सामने रखता हूँ। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो NFC फॉर्मूला है उसको अब तब्दील करना नागुज़ीर होगा। विफाक की जो फिस्कल स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए विफाक की जिम्मेदारियां कम करनी होंगी। लेकिन जो मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी इसमें नज़र आते हैं। 7वें NFC और 18वीं तरमीम के बाद विफाक का खसारा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान सूबों में वसाइल आबादी नहीं कमाई की बुनियाद पर तकसीम करे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे सिंध को और कराची को स्पेशली उसका शेयर मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कराची मुआशी हब, शहरग, पोर्ट सिटी, फाइनेंशियल हब होने के बावजूद बहुत सारी बुनियादी चीज़ों से महरूम, जैसे कि पानी की लाइन जो कि 2002 में शुरू हुई थी 25 अरब रुपए से, आज 250 अरब रुपए की हो गई है, कंप्लीट नहीं होकर दे रही, 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये है कराची का हाल। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड बैंक की एडवाइजरी को थोड़ा सा सीरियसली ले लें, थोड़ा सा, ताकि मुल्क के मसाइल हल हो सकें। वर्ल्ड बैंक ने वाज़ेह कर दिया है कि 80% अखराजात तनख्वाहों, पेंशन या दीगर इंतज़ामी मामलात पर खर्च हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। गुर्बत की सतह में कमी या अवाम को बेहतर सहूलियात की फरहमी नहीं हो सकी है। और अगर ये गुर्बत कम ना हुई, ये बेरोज़गारी कम ना हुई, ये महंगाई कम ना हुई, तो जो हमारी ट्रिजेक्ट्री है, हमारा ग्राफ है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड बैंक को थोड़ा सा सीरियस लें और अपनी माशी हालात बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। जिस तरह हम दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने मसाइल भी हल करे। दिस इज़ जो इस वक्त अवाम कह रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा IMF ने कहा है कि हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफा किया गया है। 2.5 रुपये से 5%, 5 रुपये कर दी गई है। सोचने की ज़रूरत है कि कितनी लेवीज़ लगेंगी, कितने टैक्सेस लगेंगे, कितनी शर्तें हम IMF की पूरी करेंगे इन 5 अरब डॉलर्स के लिए। और जो हमारी मईशत है 400 साढ़े 400 अरब डॉलर्स की, उसको सहारा देके यही 4-5 अरब डॉलर्स इजाफी हम अगर कलेक्ट कर लें तो हमें IMF की ज़रूरत ही ना हो और IMF हमें डिक्टेशन ना दे, क्योंकि IMF हमें अच्छी बातों की तरफ कम राग़िब करता है। अपने मुतालबात उसके वही हैं कि अवाम पर टैक्स 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 बोझ अवाम पर हो, लेकिन जो खर्चियाँ हैं हुक्मरानों की वो कम नहीं करवा पाता, करप्शन ख़त्म नहीं करवा पाता, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस ख़त्म नहीं करवा पाता, ठेका सिस्टम ख़त्म नहीं करवा पाता। जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के जो हम सब जानते हैं, इसमें स्मगलिंग भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर कंट्रोल नहीं करवा पाता। प्रोग्राम में तफसीलन इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात से कबल सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। बड़े बड़े रहनुमा IPP में जा रहे हैं। IPP में तो हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दौरान भी आज़ाद उम्मीदवारों ने IPP ज्वाइन किया, फिर पीपल्स पार्टी ने IPP के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया। साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि IPP बड़ी एक्टिव है और IPP को सपोर्ट है। बहुत सारे लोग इसको ताकतवर हल्कों की जमात कहते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि सरदार तनवीर इलियास जिन्होंने पीपल्स पार्टी से अल्लाह हाफिज़ कह दिया उनको और IPP ज्वाइन कर ली है। साथ साथ एक और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी IPP ज्वाइन कर ली है। तो लग यही रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में IPP का एक बार फिर पलड़ा हमें कुछ भारी होता हुआ नज़र आ रहा है और पीपल्स पार्टी एक्टिव है इलेक्शन के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि GB आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले जो मार्केट में रूमर गर्दिश कर रहा था वो यही था कि GB पीपल्स पार्टी को और आज़ाद जम्मू कश्मीरी गवर्नमेंट PMLN को मिलेगी। अब देखना यह है कि PMLN सियासत कर पाएगी या नहीं। इस वक्त तक तो मुल्क के जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि PMLN ने तकरीबन सियासत छोड़ दी है। इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल सिचुएशन में आप जानते हैं 12 मुल्कों की फ़ौज के सरबराहान मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। प्लानिंग यही है कि किस तरह मिल के मुकाबला करें, खित्ते को मजबूत करें, सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। लेकिन ईरान को ये बात अच्छी नहीं लगी है। हम ये भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करेंगे, आयतुल्लाह शहीद खामनाई की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे, फिर तुर्किया जाएंगे, तुर्किया में
में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अहम इजलास हो रहा है, बड़े बड़े मुल्कों के लीडर्स वहाँ मौजूद होंगे। वहाँ पर एक बार फिर जो सॉलिसी का किरदार है उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 60 डेज का रोड मैप था जिसके बाद फाइनल एग्रीमेंट बनना था, तो 60 डेज के रोड मैप को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान अपना सॉलिसी का किरदार आगे बढ़ाएगा। इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स लाहौर की खबर आई है कि छत गिर गई है, एक बच्चा जाम बहक, 3 लोग जख्मी हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा पूरे लाहौर को मजबूत करना चाहती हैं, छतें पक्की करना चाहती हैं, लेकिन देखा यही जा रहा है कि एक के बाद एक ऐसे अफसोसनाक वाकया जहाँ छतें गिर रही हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदानी साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेंबर असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करती है, हमारे शो का हिस्सा बन के। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बुखारी साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्जा इश्तियाक बेग साहब फ्रॉम PMLN। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपके वक्त के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के नामवर बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, डिप्लोमेसी को भी जानते हैं, सियासत भी करते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज शाहिदा रहमानी साहिबा आपसे करना चाहूँगा। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि सूबों को अपना हिस्सा कम करके विफाक के लिए जगह बनानी होगी, NFC का फॉर्मूला चेंज होना होगा, 18वीं तरमीम एक तरीके से रिवर्स होनी होगी। ऑलरेडी सूबों ने थोड़ा बहुत तो बोझ अपना शेयर किया इस बजट में और विफाक के लिए एक्स्ट्रा फंड्स जनरेट किए गए हैं, लेकिन फर्दर इज टू बी डन। और ये जो 80% मुल्क के अखराजात हम पेंशन, तनख्वाहों और मामलात पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे और माशी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो रहा। शाहिदा साहिबा, आपका नज़रिया, आपका ओपिनियन, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, क्या कभी पाकिस्तान के हुक्मरान उनको सीरियसली लेंगे या एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल देंगे? जी बहुत शुक्रिया जतोई साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ कहा उसकी डिक्टेशन पे हम 18th अमेंडमेंट को तो रोल बैक नहीं कर सकते। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रहा, स्टैंड रहा। बहुत सारी बातें गर्दिश थी और आपके अक्सर प्रोग्राम्स जो हैं तमाम, मेरा ख्याल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जो प्रोग्राम्स थे बिफोर द बजट, ड्यूरिंग द बजट, वो यही था 3-4 माह से कि जी बस 28th अमेंडमेंट आ रही है, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जा रहा है और ऐसा हो जाएगा, सूबे नए बन जाएंगे, NFC अवार्ड का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें ज़ेरे गर्दिश थी। लेकिन आपने देखा कि जब बजट पास हुआ और उससे पहले जो तमाम पॉलिटिकल जमातों की, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लिया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना तो कोई 28th अमेंडमेंट का कोई मुसवदा पेश किया, ना कोई बात हुई। ये हुआ कि जी विफाक को इस वक्त मुश्किलात हैं, कि हमें इस वक्त डिफेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, खित्ते में तेज़ी से उभरती हुई और दुनिया में तेज़ी से उभरती हुई पाकिस्तान की जो मकबूलियत है उसका जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो दुश्मन हैं, बदकिस्मती के साथ आप देखें कि एक तरफ इंडिया, फिर अफगानिस्तान, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर जो मुलविस है, वो सारी चीज़ें अभी गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। उसमें देखा कि हमारे रेंजर्स के 3 अहलकार शहीद भी हुए और अल्लाह का शुक्र है कि मज़ीद नुकसान से बचाया गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए विफाक को बिल्कुल पैसों की ज़रूरत थी और विफाक चूँकि अपनी कोई सच पॉलिसी नहीं बना सका जो उनके अहदाफ थे FBR के थ्रू रेवेन्यू को कलेक्ट करने के, वो बुरी तरह नाकाम रहा। और उसका नतीजा ये निकला कि आपने देखा कि पेट्रोलियम लेवी, ओनली 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 117 यानी 117 रुपये की जो है वो लेवी की मद में लिया गया। इसके अलावा हमारे जो एनर्जी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, उसके अंदर भी वो नई लेवी का भी तो जिक्र कर दें, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपए लगा दी गई है मैडम पेट्रोल और डीजल पर। आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इंतहाई सियासी बसीरत का काम लेते हुए विफाक के लिए एक ऐसा फार्मूला पेश किया जिसमें चारों सूबों ने, हालांकि KP के PTI जो है आपने देखा कि कभी हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, लेकिन इस मसले पे चूंकि मुल्क है तो हम सब हैं, विफाक स्ट्रांग होगा तो सूबे स्ट्रांग हो गए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो अमेंडमेंट ऐसी है कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल जमातों का इनपुट था, तमाम पूरे पाकिस्तान के अवाम का था। 8-10 महीने से ज्यादा उस पर डिबेट हुई है। बिल्कुल ठीक मैडम, आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। बेग साहब आपके सब्र का भी शुक्रिया, बुखारी साहब आपके सब्र का भी शुक्रिया। बेग साहब आपसे बड़ा
ज़रूरी सवाल, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और भी सोशल एलीट भी हैं। पाकिस्तानियों का सवाल है ये, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आबादी के लिहाज से वसाइल की तकसीम का फार्मूला ख़त्म किया जाए। कराची वाले यही कहते हैं कि हमारी आबादी इसीलिए सही गिनी नहीं जाती है कि हमें हमारा हिस्सा देना पड़ जाएगा। आपकी नज़र में ये वर्ल्ड बैंक की एडवाइजरी कैसी है? एक कान से डाल के हुकूमत दूसरे कान से निकाल देगी या फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? इश्तियाक बेग साहब। देखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF की जो है हमेशा ये पॉलिसी रही है कि किसी तरह जो रिसोर्सेज होते हैं उसके ट्रिकल डाउन जो है इफेक्ट्स होने चाहिए। गुर्बत के अंदर जो है उसके अंदर कमी आनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके सम्राट जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे हैं। कराची की मिसाल आपके सामने है कि आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या पोजीशन इस वक्त जा रही है। इस वक्त एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो सूबों को मिल रहा है और हमेशा सेंटर का और वफाक की ये शिकायत रही है कि हिस्सा देने के बाद NFC से सूबों को वफाक के बाद जो है वो कुछ अमाउंट नहीं बचता। मगर इस बार जो बजट में एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सूबों ने अपना हिस्सा डाला है डेट सर्विसिंग के अंदर और डिफेंस जो स्पेंडिंग है उसके अंदर सूबे जो हैं वो भी अपना इसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि पाकिस्तान का टोटल हमारा जो डिफेंस बजट है वो 9 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं और हमारे मुकाबले में इंडिया $90 बिलियन खर्च करता है। तो हमें भी अपने डिफेंस बजट को जो है बढ़ाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि अपनी डिफेंस को हम मजबूत करें। मैं हमेशा ये लफ्ज़ यूज़ हूँ कि सूबों के पास कैपेसिटी नहीं रही है खर्च करने की। They don't have the capacity to spend। इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है मगर अनफॉर्चुनेटली इतना अमाउंट मिलने के बाद भी प्रायोरिटी जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कराची की मिसाल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम जो हैं, और हमेशा हर साल ये होता है कि जो सूबों को पैसा दिया जाता है वो स्पेंड भी नहीं कर पाते, उसके अंदर से एक सब्सटेंशियल अमाउंट बच जाता है क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है खर्च करने की। वर्ल्ड बैंक ने जो NFC फार्मूला चेंज करने के लिए कहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे तकसीम ना कीजिए, जो कमा के ज़्यादा दे रहा है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। वर्ल्ड बैंक का ये मशवरा, ये एडवाइजरी क्या हुकूमत सुनेगी? IMF की एडवाइजरी सुनने पे तो मजबूर होती है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी लगा दी गई पेट्रोल डीजल पर। अली बुखारी साहब, योर ओपिनियन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, हुकूमत तो हर वो काम जो हुकूमत वक्त को सूट करता है, हुकूमत वक्त से मैं बात कर रहा हूँ जो अशराफिया की ये कुछ एक लॉबी बैठी हुई है ऊपर, इनको तो वही करते हैं। तो अब नाम उसको वर्ल्ड बैंक की ऑब्जर्वेशन का दे दें आप या IMF की डायरेक्टरी भी का दे दें आप, तो काम तो इन्होंने वही करना होता है जो इनको अपने सूट करता है। रीजन बीइंग कि ये तो बादशाह अपने बादशाह लगते हैं, समझते हैं अपने आप को, और अवाम की रिप्रेजेंटेशन वाली गवर्नमेंट तो है नहीं। ना ही अवाम के वोटों से ये जीत के आए हैं, ना ही अवाम की पज़राई इनके पास हासिल है, ना ये पावर, ना ही पॉलिटिकल जिसको हम पार्टी कहते हैं वो उनको कोई किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट है। विरासती पार्टियां हैं। मुझे बता दें कहाँ कहा हुआ IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने कि आप 12 अरब का जहाज खरीद लें? मुझे ज़रा एक बात बता दीजिएगा, कहाँ कहा हुआ है कि हज़ारों का लश्कर रख के आप जो है वो गाड़ियाँ निकालें और लेके जाएं और प्रोटोकॉल्स यूज़ करें? कहाँ कहा हुआ है कि आप जो है सरकारी दौरे पे दौरे करते रहे सरकार के पैसे के ऊपर और BF के जहाज के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर? यार इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना, इस तरह तो चीज़ें नहीं होती। एडवाइजरियाँ तो और भी बड़ी आई हुई हैं दुनिया में। क्यों? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्यों कहा ये वर्ल्ड बैंक ने? मैं तो ये सोच रहा हूँ काफ़ी देर से कि ये क्यों कहा है। तो मुझे उसका नतीजा ये निकलता है कि प्रॉपर लोगों को प्रॉपर राइट्स जो है नहीं दिए जाते जिनके वो मुतकाजी हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कमाई का जरिया पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, बिल है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं हमारे पास। चीज़ें हम सारी बाहर से लाते हैं। कहने को हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। आपके मुल्क में है क्या? इंपोर्ट क्या और एक्सपोर्ट क्या? आपको पता चलेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि पिछले 4 सालों में $1 पाकिस्तान में नहीं आया इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या फॉरेन रेमिटेंस आई हैं या आपके पास IMF का पैसा आया। ये तो हुकूमत की प्रोग्रेस है जो ये बहुत बड़े सुरमा आए थे और ये बड़े तजर्बाकार लोग थे, नस्ल दर नस्ल चलते हुए, तो इन्होंने मुल्क को यहाँ पर पहुँचा दिया कि आज आपकी 45 मल्टी नेशनल कंपनीज बंद है, शेल बंद है, टेलीनॉर बंद है, मित्सुबिशी चलेगी। नेम आप कोट करते हैं और ये कहें कि डिनाई करें कि नहीं ऐसे नहीं है। बिल्कुल आप जरा चेक कर लीजिएगा। I'll take responsibility of my words as well with subject to confirmation। चेक कर लीजिएगा, जब ईरान वॉर स्टार्ट होती है तो आपका जो ऑयल था उसकी कीमत थी
$73.1 आज 71 के करीब है ब्रेंट क्रूड, आज 71 है। और यहाँ पर जो कीमत थी उस टाइम पेट्रोल की तला भाई वो थी 253 रुपीज पेट्रोल और 260 कुछ रुपीज डीजल। सर कल जुम्मा है, दुआ करें अल्लाह ताला उनको उनके दिल में रहम डाले। सर कल जुम्मा है, क्या मालूम हो जाए कम। सर नहीं, जुम्मा खत्म कर दिया इन्होंने, आपने सुना नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी कि अब आगे हालात के मुताबिक होंगे, तो फ्राइडे इज नॉट द डे। अली भाई आपने कहा ना वो आईपीपी बंद पड़े हैं, उनको हम पैसे दे रहे हैं। देखे ना 2013 से स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, उनको हम पैसे दे रहे हैं। तो आईपीपीज ने ना स्टील मिल से इंस्पिरेशन ली है। अली बुखारी साहब से मैं डिस्कशन शुरू करना चाहूंगा। आजाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबी दंगल में क्या हो रहा है? एक बार फिर आईपीपी के अंदर लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जस्ट लाइक गिलगित बल्तिस्तान। आपकी प्रेडिक्शन, क्योंकि आपकी लीडरशिप तो वहां जा नहीं सकती। बड़ी सिंपल सी चीज है जी। बात यह है कि मैं तो अपीलेट बोर्ड में भी हूँ, टिकट देने वाले हमारे जो थे तला भाई। इलेक्शंस की एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ दुनिया में, वो होता है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। कौन सा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान में करा दिया? आपके सामने 50,000 वोट से जीत के इस्लामाबाद से बाहर बैठा हूं, आज तक पिटीशन नहीं लग रही। जज जिसने फैसला करा ना घर चला गया। जो 4 जज और थे, एक कराची बैठा हुआ, एक पेशावर बैठा हुआ, एक को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद से लाहौर भेज दिया गया, जिन्होंने खत लिखे थे। और जिसने पिटीशन डिसाइड करनी थी 2 दिन में, मेरी पिटीशन छुट्टी करके घर भेज दिया उसको फारग करके। क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? कौन सी उंगली के पीछे ये सूरज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जब भी होगा, मुल्क तब भी सही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल जो होती है वही होती है। बैठ के जाली तरीकों से आके गलों में दुपट्टे डाल के उनको शामिल करके उनको ओहदे आपस में बांट के, या ना पॉलिटिक्स यूं होती है ना ही मुल्क यूं चलते हैं, और उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। आपने अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में इंट्रो में बताया कि क्या पोजीशन चल रही है आपके कराची की। 18 अमेंडमेंट रोल बैक नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी। भाई अमेंडमेंट्स करती है अवामी हुकूमत, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी होती है। 17 सीटों वाला बैठ के तरमीमें करता फिरेगा। ठीक है, तरमीमें होती हैं, हमें पता है कि ये वक्त के साथ होती है। जुल्फकार अली भुट्टो ने खुद आइन बनाया था, अपनी जिंदगी में 7 तरमीमें करके चला गया था। सो द थिंग इज के मानते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें आती है, लेकिन उसका हक सिर्फ उन लोगों को है जो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अवाम में जाते नहीं है, पब्लिक फेयर्स पे जाते नहीं है, जिनका पब्लिक में आना जाना नहीं है, उनका क्या होगा? और जहां तक आपने कश्मीर की बात की, हमारे पास सबसे बड़ी पार्टी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास सबसे ज्यादा टिकट्स के लिए दरखास्तें आई हैं। चेक कर लें रिकॉर्ड का हिसाब। जी जी ठीक है, सबसे ज्यादा दरखास्तें हमारे पास आई, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में भी पीटीआई वाहिद जमात थी जिसके बाद 265 सीटों पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट थे। हमारे पास 209 सीटें को सिर्फ कैंडिडेट दिए नून ने, और 180 के कितने दिए पीपल्स पार्टी ने। तो पाकिस्तान पूरे की वाहिद पार्टी जो है वो पीटीआई है, जो पूरे मुल्क में देख लें आप कश्मीर की पोजीशन है। अब बात यह है कि आप कंपेन करने देना यार, हम तो एक मुकामी लीडर है, जाने दें हमें ब्रिज क्रॉस करने दें, कोहाला आजाद पतन कहीं जाएं जी। नहीं सर, आप कैंपेन करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। आपसे बहुत खतरा है सर, आपसे बहुत डर भी लगता है, आपको मालूम भी है, फिर भी आप ये बात करते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी नजर में पीपल्स पार्टी को भी छोड़ के, पीएमएलएन को भी छोड़ के ये बड़े बड़े लोग आईपीपी में क्यों जा रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान में भी आईपीपी ने बहुत सारे उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींच लिया था, फिर मिलकर हुकूमत बनाई आपने। अब बताइए, क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी वही माहौल होगा? पीपल्स पार्टी काफ़ी एक्टिव है। योर ओपिनियन ऑन द सिचुएशन इन आज़ाद जम्मू कश्मीर, शाहिदा रहमानी साहिबा। जी देखिए जतोई साहब, जो कुछ हो रहा है, आपको याद होगा कि 90s में जब बीबी ने कहा था कि हमारे इलेक्शन चुराए गए, और जो कुछ हुआ वो सब अदालतों के थ्रू भी साबित हो गया कि हाँ किस तरह से पैसे बांटे गए, किस तरह लोगों को ख़रीदा गया, किस तरह लोगों की वफादारियाँ। तो ये हमेशा हर इलेक्शन के अंदर जहाँ मेजॉरिटी में कोई जीत रहा होता है, उसकी मेजॉरिटी को अक़लियत में तब्दील करना, यही जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है साजिश होती। और हमने अभी भी आपने देखा कि ड्यूरिंग दी बजट सेशन, उससे पहले भी जो कुछ जीबी में हो रहा था, हमेशा ये होता है कि जो अक्सरियत पार्टी होती है उसके साथ जो है वो आज़ाद उम्मीदवार आते हैं। लेकिन इस मरतबा वो पार्टी जिसने एक सीट भी नहीं जीती थी, उसको जो है वो 4 आज़ाद उम्मीदवार मिल गए, और उन्होंने जो है वो फिर कोalition में आके गवर्नमेंट बनाई, और पीपल्स पार्टी ने बनाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि महाजराई हो। या इसी तरह आपने देखा कि अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात है। पहले भी हमने गवर्नमेंट हमारी थी, हमने बनाई, हमारे वोट्स ज़्यादा थे, और अभी भी हमारे पास ना सिर्फ कैंडिडेट हैं बल्कि हर तरह से हम हर महाज पर हैं। लेकिन फिर इस तरह के लोगों को, अभी अली बुखारी साहब कह रहे थे कि जी बिल्कुल पट्टे डालने से नहीं होता, तो आप याद करें कि 2018 में क्या हुआ था।
इसी तरह पट्टे डाले जा रहे थे, इसी तरह सियासी वफादारियां चेंज कराई जा रही थी। लेकिन आप लोग का इंतखाबी निशान तो नहीं छीना गया था, ना ही आपको इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका गया था। इनको तो इंतखाबी निशान से महरूम, मुहिम से महरूम। तलहा जतोई साहब, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी का तलवार निशान था, फिर वो छीना गया और फिर उसके बाद हमने तीर के इलेक्शन पे लड़ा निशान पर, और फिर तीर ही पे हम इलेक्शन अब तक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी ये हुआ। हमारे दौर में तो आप शायद भूल गए हैं कि जिया का जो आमिराना दौर था, उसमें तो पीपल्स पार्टी का नाम लेना एक क्लाशन रखने के, गैर कानूनी असला रखने के मुतरादिफ था। वहाँ कोड़े लगते थे, फांसियां लगती थी, और 10-15 साल आज भी वही दौर है इनके लिए। आज पीटीआई के लिए वो दौर है जो पीपल्स पार्टी के लिए उस वक्त था। देखे नहीं जतोई साहब, वो दौर आज नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपके चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू इनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँच रही है। ये असम्बली में भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, असम्बली चल रही है, बात होती है और इनकी आवाज़ तो पहुँचती है। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था। इतनी बदतरीन आमदियत से तो मैं समझती हूँ कि ये जो जमहूरियत है, लंगड़ी जैसी, आपकी आवाज़ तो पहुँच रही है। बिल्कुल ठीक मैडम। बेग साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। योर ओपिनियन ऑन द सिचुएशन इन आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जो सियासी गहमा गहमी है, जो IPP का ग्राफ ऊपर जा रहा है, सियासी माहौल PTI को नहीं आने दिया जा रहा। योर ओपिनियन इश्तियाक बेग साहब। इट्स वेरी सैड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था। इससे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से हर आदमी जो है वो सैड है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेटी के नाम पे जिस तरह कानून को अपने हाथ में लिया, घिराव किया, जलाव किया और कानून को अपने हाथ में लिया, मेरे ख्याल से हम सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बट सिक्योरिटी इदारों ने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया है। और देखिए, ये किसी भी आदमियों को, हैंडफुल आदमियों को ये कोई इस तरह के हम अलाउ नहीं कर सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस कर दें। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी एक वर्डिक्ट दी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी, अगर सपोज इन केस की ये मुहाजिरों की जो 12 सीटों का मसला है, इसको कोई भी जो नई पार्लियामेंट आएगी वो उसके अंदर चेंज करना चाहे तो उसके अंदर कर ले, बट वी कैन नॉट डू दिस थिंग। और आज की तो खबरें ये हैं कि जी, उनको जो फंडिंग आ रही थी वो कोई गलत जराए से आ रही थी, जिसकी बना पे वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे थे। आप इंटरेस्टेड तो नहीं है? हर कोई IPP की तरफ देख रहा है आजकल। IPP के सितारे गर्दिश में, आप भी ज्वाइन कर लें, शायद आपका भी फायदा हो जाएगा सर। नहीं जी, मतलब मैं तो जी बहुत मतलब मेरा IPP का इरादा नहीं है, मगर मैं आपको बतलाऊं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और उसके बाद जो भी असेंबली आती है, अगर वो कोई चेंज करना चाहे निज़ाम में, उसके अंदर कर सकते हैं। और सख्त हाथों से उनसे निपटा जा रहा है और इलेक्शंस जो हैं वक्त के अंदर होंगे। और आमतौर पे आज़ाद कश्मीर की अगर आप पॉलिटिक्स को देखते हैं तो जो जमात जो होती है वो वफाक के अंदर जिसकी हुकूमत होती है, वहाँ पे भी उसी की हुकूमत होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे भी हुकूमत इंशाल्लाह आप आज़ाद कश्मीर में भी देखेंगे। और अभी ये भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी लोग छोड़ गए हैं और सरदार तनवीर जो थे, मतलब सेंचुरियस वाले, उन्होंने भी नून लीग के राजा अब्दुल कयूम भी छोड़ गए सर। नून लीग के राजा अब्दुल कयूम भी छोड़ गए। आज कौम ने अपने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का लाइव खिताब टेलीविजन पे देखा, उनकी बातें सुनी। इस्लामाबाद में बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी, जेल इस्लाहात, जेल रिफॉर्म्स के हवाले से सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स नजर आए, वहाँ पे वजीर कानून, वफाकी वज़रा भी नजर आए और यकीनन अहम पैगाम दिया गया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई। लेकिन मुझे कल की खबर याद आ गई जिससे मेरा दिल टूट गया था। वो खबर ये थी कि 1955 में पाकिस्तान की अदालतों का एक माँ बहन ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हमें हमारा विरासत का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 70-71 सालों के बाद 1955 के केस का फैसला कल आ गया है, जिसके बाद जो है उस फैमिली में जो बहन थी और माँ थी उनको विरासत का हिस्सा देने का फैसला सुना दिया गया। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, हम लोग, मैं 20 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, जेल रिफॉर्म्स के ऊपर हम हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं कि जहाँ 10,000 लोगों के रखने की जगह होती है वहाँ 20,000 लोग होते हैं, सोते ऐसे हैं कि करवट ना ले सके, बैरक्स का हाल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। बट सैडली बातें बहुत होती हैं, काम कुछ कम होता है। मैं ये सवाल पहले अली बुखारी साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप माहिर कानून है, जेल बहुत जाते होंगे और अपने लीडर से मिलने की बहुत कोशिश भी करते रहते हैं। जेलों का हाल क्या है? और अजीब बात बताऊँ अली भाई, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जेलों में गए हैं, कई दिहाइयाँ भी गुजार दी हैं,
लेकिन सैडली किसी ने जेल से निकलने के बाद ये नहीं कहा कि मैं इस जेल का हाल सही करूंगा, मैं इस अदालती निज़ाम को सही करूंगा कि अदल इंसाफ वक्त पे मिले। लेकिन ऑफ कोर्स बातें आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने बहुत बड़ी बड़ी की, कभी उस पर अमल भी हो पाएगा? बुखारी साहब। अल्लाह भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है और मैं चाहूँगा कि इसमें मेरी बात भी आप पूरी सुनिएगा। इस्लामाबाद के अंदर आज ये कॉन्फ्रेंस हुई, मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले टीवी पे, और इसके अंदर लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे। यार जो लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, या जो आपने सीएम की बात की, पहली बात तो यह है कि सारे अंडर क्वेश्चन है, हारे हुए लोग आके बैठे हुए हैं। सीएम साहब सीट हार के बड़ी बनी हुई है। सो सिमिलरली अगर मैं छोटा सा एक मिसाल दूं, इस्लामाबाद के अंदर ना, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, 2013 में ना इस्लामाबाद के अंदर जेल की बुनियाद रखी गई, जेल बनाने के लिए। बुनियाद किसने रखी? उस टाइम के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। वो आज 13 और आज 2026 आ चुका है, 13 साल गुजर के हैं, इस्लामाबाद की जेल ही कोई नहीं है, बनी नहीं अभी तक, कंस्ट्रक्शन पूरी ही नहीं हुई अभी तक। ठीक है जी। तो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम का चीफ जस्टिस, आपको पता था कितना तगड़ा था, क्या पोजीशन थी, कहाँ से, और इवन एंड अदरवाइज आज तक जेल पूरी नहीं हुई। और हमारे यहाँ के जो जितने भी कैदी हैं, आपके डिटेनीज होते हैं, वो सारे के सारे पंजाब में रावलपिंडी को में भेजे जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज, मुझसे ज्यादा इसको कौन जानेगा? मैंने तो सारा साइफर केस भुगताया। सुबह 8 बजे जाके जेल बैठते थे, रात 8 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक अदालतें भी वहीं लगती थी। जर्नलिस्ट भी जो नामी, जिनके नाम अप्रूव हुए होते थे, वो जाते होते थे। और जो जिस तरह का वहाँ पर तर्ज अमल था और जो वहाँ पर हालात थे, कभी जिंदगी रही तो उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। वैसे तो मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह बुक भी लिखूंगा इस पे। आमीन। इनके पास हमारी 2, 3, 4, 5 पिटीशंस पड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब की बहनों की पिटीशंस पड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उनके वकीलों की पिटीशंस पड़ी हुई हैं कि आपको एक्सेस टू जस्टिस कहते हैं। आपने हमारे लीडर इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, हमें वकालतनामा लेने की इजाजत नहीं है। हमारे पास उनका वकालतनामा नहीं है कि हम अपील फाइल कर सकें। मेरे पास उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो उसके ऊपर जो दवाइयों की लिखी होती है, नहीं है कि उनको क्या मेडिसिन दी गई है। हमारे किसी बंदे के पास, उनकी फैमिली के पास कोई वो दस्तावेज नहीं है कि हमें पता चले कि क्या उनकी सर्जरीज हुई है, क्या उनके साथ हुआ है। यार ये कानून की बात हमें बता रहे हैं। सॉरी सर, आखिरी हिस्सा है अली भाई प्रोग्राम का, बात पूरी होने दीजिएगा। तला भाई आखिरी बात कर रहा हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी लगने तक सबके साथ मुलाकात हुई, उनकी बुकें लिखी गई, उनकी बुक बाहर आई, उनके पैगाम बाहर आते थे। बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो 1985 में बाहर से जलावतनी काट के पाकिस्तान आई और बहुत बड़ा जलसा हुआ, उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। लाहौर में किसी ने उनको कोड़े नहीं मारे, किसी ने उनको मारा नहीं, किसी ने वाटर कैनन नहीं फेंके, किसी ने पर्चे नहीं दिए उनके ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो तो था अहमद का दौर, और ज़ियाउल हक के दौर में बहुत सारी सियासी जमातें पैदा हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मैं काफी हद तक आपसे एग्री करता हूं। बुखारी साहब, बेग साहब, आपका ओपिनियन, ये जेल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम छोटे, दर्शन छोटे। 1955 के केस का फैसला कल आया है, बेग साहब, आपका ओपिनियन? इसकी वजह जो था वो हमारा जो जुडिशरी का जो निज़ाम था, जिसके अंदर ये था कि जैसे आपने देखा है कि कितना अरसा लग गया एक डिसीजन, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जिसने अपने केस फाइल किया हो वो उस दुनिया से ये रुखसत हो जाता है इस इंतजार में कि कब उसको इंसाफ मिलेगा। मगर अभी जो ये रिसेंटली ये हुआ है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें बना दी हैं, तो अदालतों के ऊपर अब लोड काफ़ी कम हो गया है। पहले तो ये हालत थी कि हर 10 में से 4 मुकदमे जो है वो जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आया करते थे जो इसी से रिलेटेड होते थे। इंशाल्लाह जुडिशरी जो है उसके अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं अब उसको कम करने के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। आमीन सुम्मा आमीन। शाहिदा रहमानी साहिबा, योर ओपिनियन मैडम, जेल रिफॉर्म्स क्यों इतना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और क्यों सियासतदान नाकाम नजर आए? देखिए, जिस तरह से अभी इश्तियाक बेग साहब ने कहा, जब हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की तो उस वक्त सबको बड़ा एतराज़ था, लेकिन ये बनाई इसीलिए गई थी कि कोर्ट्स पे बर्डन कम हो और इस तरह के जो फैसले पेंडिंग में हैं ये इनको निपटाया जाए। दूसरी बात मैं अली बुखारी साहब की जवाब दूंगी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो उनकी फैमिली को उनसे जिस तरह मिलने दिया गया वो हाथ भी नहीं लगा सके थे, अपनी बेटी के सर पे हाथ नहीं रखे। ये पता था कि आखिरी मुलाकात है, जेल की सलाखें और उसके बाद जालियों के अंदर उन्होंने उनको और उनकी बेटी को सिर्फ लाया गया, ना बेटे ना और कोई फैमिली। फिर उनके डेथ के बाद, शहादत के बाद उनकी चेहरा आखिरी दीदार नहीं कराने दिया गया। आप उनका तस्वुर नहीं कर सकते। आप बात कर रहे हैं कि उस दौर में ऐसा हुआ, उस दौर के अंदर जो मुश्किलात थी वो एक ऐसा स्याह तरीन दौर था जिसका तस्वुर करें तो रूह कांप जाती है। आप उसका मुकाबला कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक, पॉइंट आपका आ गया मैडम, जवाब आ गया। मेरे सवाल पे भी आ जाएं। जेल रिफॉर्म्स, अली भाई मैं आता हूं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। देखा, और जेल रिफॉर्म की जहां तक बात रही, जेल रिफॉर्म की जहां तक बात रही,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, आप आकर कराची जेल देखें, सेंट्रल जेल देखें, लांडी जेल देखें, हमारी क़यादत ने हमें हमेशा भेजा है और हम जाते रहते हैं जेल के अंदर। खवातीन हो, खवातीन के, मैं 14 साल जरदारी साहब जेल में रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जेलों के जो बेहतर हालात किए, आप जाकर देखें, कराची सेंट्रल जेल हो, लांडी जेल हो, हम तो विजिट करते हैं और कैदियों को जो है रिहाई के लिए कोशिश करते हैं कि कम अगर उनके पर पेनल्टीज हैं तो उनको जो है जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। आखिरी सवाल मेरे प्रोड्यूसर साहब ने तीनों मेहमानों के लिए मुझे कहा है कि मैं ज़रूर पूछूं, और मैं शुरू करना चाहूँगा बेग साहब नून लीग से। अब सवाल ये है कि ये लाहौर की छतें जो मरियम नवाज बुनियाद लाहौर की इतनी पक्की कर रही हैं, तो ये लाहौर में इतनी छतें क्यों गिर रही हैं? इतने बेचारे बच्चे, गरीब लोग मलबे तले मर रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। बेग साहब पहले आप जवाब दीजिएगा सर। देखिए, बहुत बड़ा वाक़या है जो हुआ है, नहीं होना चाहिए। मैंने ये ज़रूर कहा है कि पंजाब में काफ़ी तरक्की हुई है, सड़कें सफाई हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गुर्बत वहाँ पे दूर हो गई है। ये बड़ा सैड वाक़या है। मेरे खुद ये है कि एक तरफ बच्चे मारे गए, एक तरफ वो उस्तानी बेचारी जो पढ़ा रही थी वो खुद भी बहुत। आज एक और छत गिरी है सर, एक बच्चा जहां बहक, 3 जख्मी हुए हैं सर। हाँ जी, तो इसके अंदर जो है मेरा ख्याल है कि किसकी गलती है कि उस वक्त जब बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, उस छत के ऊपर कुछ रिपेयर का काम हो रहा था, उन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर शायद कुछ मलबा वगैरह डाला, सीमेंट वगैरह डाली, जिसकी वजह से वो छत जो है बैठ गई। ये बड़ा सैड वाक़या है। मेरे ख्याल से हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इसके तहकीकात भी कराए और मेक श्योर कि इस तरह के वाकयात फ्यूचर के अंदर नहीं हो। बिल्कुल ठीक सर। आज के वाकये में एक बच्चा जान बहक जबकि 5 जख्मी हो गए अब तक की इतलात के मुताबिक। अली बुखारी साहब, ये पंजाब में छतें क्यों गिर रही हैं इतनी? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है तला भाई, आपने हर चीज अपने पास रखी हुई है। ताकत का सरचश्मा जो है ना, वो एक खातून को बैठा दिया गया है जिसने कभी दुनिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कुछ और तक नहीं देखा हुआ, ना इतना एक्सप्लोजर है उसके अंदर। बात सिंपल सी है, आपका नाज़िम किधर है, आपका काउंसलर किधर है, आपका एसी किधर है, आपका डीसी किधर है, आपका चेयरमैन किधर है, आपका नायब नाज़िम किधर है, आपका तहसील नाज़िम किधर है? सब कुछ तो अपने पास रखा हुआ है इख्तियार। गटर का टकना भी गुजरता तो वज़ीर आला को बोलना पड़ता है, और छत भी गिरती है तुमको होता है। भाई इदारे होते हैं ये जिसको आप बेसिकली कहते हैं, जिस हर आपको कराची में भी पता होगा, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, ये जो है एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, बिल्डिंग कंट्रोल सेल जिसको कहते हैं, या बिल्डिंग कंट्रोल सेंटर्स भी कहा जाता है उनको। उसके लिए पैसे दिए जाते हैं लोगों को। दूसरी बात यह है कि आप तमाशों में और 12-12 अरब के जहाज ले रहे हैं। यार आप इन लोगों पे पैसे लगाए ना। अगर आप इनकी हुकूमत में से हैं, इनके ऊपर से हैं, इनकी वजह से हैं, क्या छत डालना हुकूमत का काम नहीं है? क्या लोगों का कफन दफन देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बच्चों की जेल शादी करना हुकूमत वक्त का काम नहीं है? इनमें से कौन सा काम ये करते हैं मुझे बता दें। क्या खर्चियां काम नहीं होती? पैर के दौरे पे दौरे हो रहे होते हैं। ना कोई ब्यूरोक्रेसी को पूछता है, ना कोई जुडिशरी को पूछता है, ना कोई और किसी इदारे के बड़े अफसरों को लेना ना आप प्रोग्राम करके देखें। ऐसा तो मुझे लग रहा है वो सीसीडी के जो मावरा अदालत कत्ल थे ना, तो वो अल्लाह के घर में देर है, अंधेर तो नहीं ना सर। वो लाठी बेआवाज है, उसमें भी इंसानी लोग जाया हुए और आज बच्चे भी उन्हीं की भेंट चढ़ रहे हैं। बात यह है कि वो लोग बेचारों का क्या कसूर है? ये जो गरीब पैदा हो गए इस मुल्क के अंदर, उनका क्या कसूर है कि उनके? सॉरी अली भाई, वक्त कम है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मजबूर हूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका नजरिया, ये छतें क्यों गिर रही हैं लाहौर में इतनी? देखें जतोई साहब, शुक्र है कि आपने इस मसले को हाईलाइट किया, वरना तो इसको खबर में भी नहीं आने दिया जाता। और अगर खुदा न खास्ता ये वाक़या सिंध में हो तो उस पर किस तरह सियासत की जाती। कहीं पर भी इस तरह के वाक़यात हो, सिंध हो, KP हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान, हमारे दिल है इस्लामाबाद, कहीं इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है, उन्हें चाहिए कि इस तरह की जो बोसीदा और खस्ता बिल्डिंग्स हैं, जब मानसून का मौसम आता है उससे पहले ही इनका काम होता है कि उनको चेक करें और इस तरीके के वाक़यात ना हो। लेकिन ये कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझती हूँ कि इसका सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहबा, अली बुखारी साहब, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। प्रोग्राम का वक्त यूँ तमाम होता है। अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे अगली मुलाकात मंडे को होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।